नमस्कार साथियों, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं शशि आईएएस एकेडमी के चैनल पर। और आप जानते हैं कि इस समय मैं आपके हिस्ट्री को कवर कर रहा हूं मात्र 15 मिनट के सेशन के माध्यम से। बहुत सारे छात्रों ने इस सेशन को देखा भी और उन्हें बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल ये सेशन चलता रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। आपके सिलेबस को बहुत जल्द मैं कंप्लीट कर दूंगा, बस आप हमारा साथ दीजिए और हमारे साथ मेहनत करिए। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। साथियों, आज के विषय में जो हमारी बातचीत होने वाली है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो आइए, ये है हमारी लास्ट वीडियो। जिन छात्रों ने अभी तक पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी, चौथी, पांचवी नहीं देखा हुआ है, वे सारे छात्र क्या करेंगे, पिछली वाली जितनी भी क्लासेज है उनको जरूर देख डालेंगे। वैसे इसमें सीक्वेंस का कोई बात नहीं है, आपको जो चैप्टर अच्छा लगे उस चैप्टर को आप देख सकते हैं, या जो चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं है उसे आप देखिए, कोई इशू नहीं है। आइए बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो इसके खोजकर्ता के बारे में बताया जाता है चार्ल्स मेसन के द्वारा, जो कि इन्होंने 1826 में इसकी खोज किया था। और इनकी पत्रिका है दोस्तों नैरेटिव्स ऑफ जर्नी की बात करते हैं। और इन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक में इस सभ्यता के बारे में जानकारी दिया था। तो ध्यान रखिएगा, इस सभ्यता के बारे में जानकारी देने वाले पहले प्राणी कौन हैं, अर्थात पहले व्यक्ति कौन था, तो वो था चार्ल्स मेसन की बात करते हैं, जिसने 1826 में अपनी पत्रिका में इस सभ्यता के बारे में लिखकर हमें जानकारी दिया। साथियों, अब हम बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं, दो प्रमुख स्थलों की बात करते हैं। एक तो पहले प्रमुख स्थल की बात करते हैं, तो पहला प्रमुख स्थल है साथियों हड़प्पा की बात करते हैं। और दूसरी बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। तो दूसरी बात करते हैं मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है हड़प्पा नामक स्थल के बारे में, इस स्थल की खोज कब और किसने किया था। तो कब की गई थी, यानी कि कब किया गया था इसकी खोज, तो 1921 में इसकी खोज की गई थी या किया गया था। और किसने किया था, तो दयाराम साहनी की बात करते हैं। तो दयाराम साहनी की बात करते हैं, हम किसकी बात करेंगे, तो दयाराम साहनी, याद कर लीजिए, दयाराम साहनी जी की बात करते हैं। तो दयाराम साहनी जी की बात करते हैं साथियों, इन्होंने क्या किया था, हड़प्पा नामक स्थल की खोज किया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो इनका पूरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने क्या किया था, हड़प्पा नामक स्थल की खोज किया था सबसे पहले 1921 में। दूसरी बात करते हैं, अगर आप देखते हैं तो 1922 में क्या होता है कि मोहनजोदड़ो की खोज की जाती है। और 1922 में जो मोहनजोदड़ो की खोज की जाती है, और इसकी खोज किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी की बात करते हैं। तो राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज किया था। तो ध्यान रखेंगे, राखल दास बनर्जी। आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसकी खोज किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज किया था। साथियों, ये बातें याद रखेंगे। अब देखिए, इस सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नाम है, वो है हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। और इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया। तो उसके पीछे का कारण ये रहा कि सबसे पहले इस स्थल की खोज की गई थी, और जिसकी वजह से अगर आप देखते हैं तो इस सभ्यता का नाम क्या बन जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी बन जाता है। तो ध्यान रखेंगे, हड़प्पा नामक स्थल के नाम से क्या बना है, हड़प्पा सभ्यता बना हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि सिंधु नदी के किनारे अगर आप देखते हैं तो इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। साथियों, नेक्स्ट बात करते हैं, सर जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातात्विक विभाग के क्या थे, एक प्रमुख माने जाते हैं। चलिए बात करते हैं, अगर आप देखते हैं तो मैंने आपको बताया ही है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो भी एक तरह से लिखा गया है वो किसके आधार पर लिखा गया है, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब हो जाता है उत्खनन, उत्खनन का मतलब खुदाई के माध्यम से जो एक तरह से साक्ष्य मिले हैं उसके माध्यम से क्या किया गया, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखा गया। अर्थात इस सभ्यता के बारे में सारी चीजें लिखी गई हैं। इसकी तिथि की बात करते हैं तो 3250 से लेकर 2750 तक माना गया है। ठीक है, तो इसकी तिथि कहीं पर भी फिक्स नहीं है, अलग अलग जगहों पर अगर आप देखते हैं तो इसकी तिथि मानी गई है। आपको कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार याद रखना है, और कार्बन डेटिंग पद्धति बताती है कि 2300 से लेकर 1750 तक जो टाइम माना गया है वो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम माना गया है। साथियों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसके नामकरण की बात करते हैं तो इसका एक और नाम है सिंधु सरस्वती,
सबसे पहली बात करते हैं, इसका नाम है सिंधु सभ्यता की बात करते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है कि सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थल मिलते हैं और जिसकी वजह से इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा, सिंधु सभ्यता पड़ा। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे स्थल मिलते हैं या मानव बस्तियां मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया। सिंधु सभ्यता सरस्वती क्यों कहा गया, क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे की बात करते हैं तो सरस्वती नदी के किनारे भी बहुत सारे स्थल मिले हुए हैं इस सभ्यता के, और जिसकी वजह से इस सभ्यता का नाम क्या बताया गया, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बताया गया है। दूसरी बात करते हैं, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी बताया गया है। और क्यों बताया गया था, क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो इस सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा, और जिसकी वजह से इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा हुआ है, तो हड़प्पा सभ्यता पड़ा हुआ है। आइए अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या है साथियों। तो इसकी विशेषता यह है कि ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता है। अब नगरीय सभ्यता से तात्पर्य क्या हो जाता है, शहरी सभ्यता। जिस तरह से शहरों में अगर आप देखते हैं तो सारी चीजें व्यवस्थित क्रम में बनी होती हैं, चाहे वो अगर आप देखते हैं रोड की बात की जाए, चाहे नालियों की बात की जाए, और अगर आप देखते हैं चाहे घरों की बात करते हैं या बस्तियों की बात करते हैं, सारी चीजें व्यवस्थित क्रम में बनी होती हैं। उसी तरह से अगर आप देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने मिलती है, और जिसकी वजह से इस सभ्यता को क्या बताया गया, यह एक नगरीय या शहरी सभ्यता बताया गया है। और ग्रिड पद्धति पर यह सभ्यता आधारित थी साथियों। किस पद्धति पर आधारित थी, तो ग्रिड पद्धति की बात करते हैं। ये बातें याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में अगर प्रश्न बने तो आप लोग बता दीजिएगा। जैसा कि बात करते हैं, इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। देखिए, मानव के द्वारा सबसे पहली धातु जो खोज की गई थी, मानव के द्वारा सबसे पहली धातु जो खोज की गई थी साथियों, उस तांबा खोज की गई थी। जब क्या था, मनुष्य एक तरह से पहले तो आपको पता ही होगा कि मानव आदि मानव जिंदगी जी रहा था, और तब वो क्या कर रहा था, औजार वगैरह कैसे बना रहा था, पत्थरों वगैरह से बना रहा था। और आगे चलकर क्या, तब उस समय को क्या कहा गया, पाषाण काल कहा गया। और फिर आगे चलकर क्या हुआ, मानव के द्वारा पहले धातु खोज की जाती है साथियों, और वो होती है तांबा की बात करते हैं। तब उस समय को क्या कहा जाता है, ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। मतलब तांबे का यूज और पत्थर का यूज को मिलाकर ताम्र पाषाण काल कहा गया। आगे चलकर मानव को धातु मिलती है तांबा, और तब क्या कहा जाता है, ताम्र पाषाण काल, मैंने बता ही दिया। और उसके आगे चलकर मानव क्या करता है कि दूसरे देश से टिन नामक धातु को मंगवाता है, और टिन और तांबा को गलाकर, टिन और तांबा को मिलाकर एक नई धातु विकसित कर लेता है मानव, और वो धातु होती है साथियों कांसा की बात करते हैं। और इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा गया है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। ये बातें भी याद रखेंगे। तो इसे क्या कहा गया, कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। अगर आप देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि इस सभ्यता में लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन क्या लिखा गया है, इनकी सारी लिखाई हमारे इतिहासकारों को नहीं पता चल पाई। अर्थात कह सकते हैं हमारे इतिहासकार नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ पाए, और जिसकी वजह से अगर आप देखते हैं तो इस सभ्यता को क्या कहा गया है, आद्य ऐतिहासिक की सभ्यता भी कहा गया है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आप देखते हैं तो इस सभ्यता की खास बात यह भी है कि यह एक शांति प्रिय सभ्यता थी, जहां पर किसी भी तरह का युद्ध वगैरह की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस सभ्यता का जो व्यापार रहा है वो अगर आप देखते हैं तो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित रही है। ठीक है, या कह सकते हैं इस सभ्यता को एक व्यापार प्रधान सभ्यता भी कहा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, इसे व्यापार प्रधान सभ्यता कहा गया है। और इस सभ्यता में जो एक तरह से वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, वो वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से व्यापार हुआ करता था, जिसे बार्टर सिस्टम कहा गया है। चलिए अब हम इसी के साथ आगे बढ़ लेते हैं, एक नजर आगे बढ़ा लेते हैं। इस सभ्यता की बात करते हैं तो इस सभ्यता को विस्तृत सभ्यता के नाम से भी जाना गया है। उसके पीछे का कारण ये रहा है, ये जो सभ्यता रही काफी दूर तक फैली हुई थी, और जिसकी वजह से अगर आप देखते हैं तो इस सभ्यता को विस्तृत सभ्यता भी कहा गया है। आइए हम उन बिंदुओं पर चर्चाएं कर लेते हैं जो बिंदु काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। जैसे कि अगर आप देखते हैं तो हीलर की बात करते हैं, तो हीलर सभ्यता, हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर व्हीलर की बात करते हैं जो कि इतिहासकार हैं, ये हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा है। जॉन मार्शन ने सबसे पहले सिंधु घाटी शब्द का प्रयोग किया था साथियों, ये भी बात याद रखना चाहे रख सकते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी, और भाव चित्रात्मक का मतलब ये हो जाता है
कि ये लोग जो एक तरह से चित्र मतलब जो इनके मन में आता था उसके चित्र बना देते थे, अपने भाव को चित्र के माध्यम से प्रकट कर देते थे। इनकी जो लिपि रही है साथियों वो दाईं से बाएं लिखी गई है, तो ध्यान रखिएगा इनकी जो लिपि रही है वो दाईं से बाएं लिखी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख अगर आप फसलों की बात करते हैं या हम फसलों की बात करते हैं तो गेहूं और जौ की बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख फसल रही है साथियों गेहूं और जौ की बात करते हैं, ये बातें याद रखिएगा। आइए एक नजर यहां डाल देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना रहा। कहने का मतलब ये है सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो इसका क्षेत्र कितना विस्तृत था। तो साथियों जैसा कि बात करते हैं, एक तो अगर आप देखते हैं तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में एक फैली हुई सभ्यता थी। जैसे मांडा की बात करते हैं, अगर उत्तर में चले जाते हैं तो मांडा यानी जम्मू कश्मीर तक यह सभ्यता फैले थे, और दक्षिण में चले जाते हैं तो महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैली थी यह सभ्यता। अगर आप पूर्व दिशा में चले जाते हैं तो पूर्व दिशा में आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर की बात करते हैं अर्थात मेरठ तक यह सभ्यता फैली थी। ठीक है, तो ये बातें याद रखेगा, यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जा सकता है। और पाकिस्तान के सिद्ध कांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में आपको मिलेगा, यहां तक भी यह सभ्यता फैली थी साथियों, ये बातें याद रखेंगे। जैसा कि बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र रहा वो त्रिभुजाकार रहा है साथियों, ये बातें याद रखेंगे। आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्या आकार रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार रहा है साथियों वो अगर आप देखते हैं तो त्रिभुजाकार रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके जो मतलब महत्वपूर्ण स्थल हैं, इनके बारे में आप देख लीजिएगा एक बार, कम से कम आपको देखना चाहिए। ठीक है, ये जो प्रमुख स्थल रहे इनको आप मत भूलिएगा, थोड़ा सा एक बार अपना नजर डाल लीजिएगा। आइए हम एक एक प्रमुख स्थलों के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं हड़प्पा नामक स्थल के बारे में, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार रहा है वो अगर आप देखते हैं तो त्रिभुजाकार रहा है साथियों, और इस सभ्यता का नगर नियोजन अगर आप देखते हैं तो आयताकार के रूप में विकसित किया गया था। यहां से स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य मिला हुआ है, तो आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य कहां से मिला है, तो आप बताएंगे हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर श्रृंगी पशु की बात करते हैं, मतलब एक तरह से अगर आप देखते हैं तो एक पशु जिसके ऊपर सिंह दिखाया गया है साथियों, तो वो अगर आप देखते हैं तो इसका चित्र का मतलब इसका साक्ष्य कहां से मिला हुआ है, हड़प्पा नामक स्थल से। हड़प्पा की बात करते हैं तो यह जो स्थल रहा है साथियों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं, एक अलग पॉइंट है। अब हम बात करते हैं इसी के साथ मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला कहा गया। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि यहां से अगर आप देखते हैं तो मानव के सबसे ज्यादा एक तरह से कंकाल मिलते हैं, या नर के, हाँ वही मानव के सबसे ज्यादा कंकाल मिलते हैं, और जिसकी वजह से इसे क्या कहा गया कि मृतकों का टीला या भूतों का टीला या प्रेतों का टीला, ये बातें याद रखेंगे। ऐसे में अगर आप देखते हैं तो नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगर आप देखते हैं तो ये देख सकते हैं यहाँ पर नर्तकी की एक मूर्ति मैंने लगा रखा है। तो आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है कि महोदय ये बता दीजिए कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से मिलती है, तो मोहनजोदड़ो आप ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की नेक्स्ट बात सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत रही है साथियों अन्नागार की बात करते हैं, जो कि आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त होगी, ये बातें याद रखेंगे। अन्नागार के साक्ष्य कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से ही अगर आप देखते हैं तो एक बृहद स्नानागार के साक्ष्य मिले हुए हैं, जो अगर आप देखते हैं तो जो एक प्रमुख स्मारक माना गया है, जिसके मध्य में स्नान कुंड की बात करते हैं, और उस स्नान कुंड की बात करते हैं तो धार्मिक अनुष्ठानों वगैरह के लिए ये लोग यूज किया करते थे। चलो अगर आप लंबाई ऊंचाई गहराई देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता जिन्हें पशुपति कहा गया है, उनकी मूर्ति मिली है। तो याद रखेगा, बहुत बार हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि पशुपति की मूर्ति कहां से मिली हुई है, तो वो मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं जिसके चारों तरफ अगर आप देखते हैं तो भैंसा, गैंडा, चीता और हाथी की बात करते हैं, ये आपको देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं साथियों कालीबंगा के बारे में, और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ हो जाता है काले रंग की चूड़ियां की बात करते हैं। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है मेरे प्रिय साथियों? तो कालीबंगा के शाब्दिक अर्थ हो जाता है काले रंग की चूड़ियां। आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सिंधु घाटी सॉरी इस स्थल की बात करते हैं तो यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे आपको मिलेगा। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया महोदय ये बता दीजिए कालीबंगा किस नदी के किनारे मिलेगी, तो वो मिलेगा आपको घग्गर नदी के किनारे और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा से अलंकृत ईंटे के साक्ष्य मिले हुए हैं, और यहाँ के घर कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। ध्यान रखेंगे, यहाँ के जो घर रहे हैं वो कच्ची ईंटों के बने हैं, बाकी जगहों पर अगर आप देखते हैं तो पक्की ईंटों के घर बने हुए हैं।
यहाँ से अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं। अग्निकुंड का मतलब ये हो जाता है साथियों, जैसे जिस तरह से आज हम हवन हवन करते हैं यानी यज्ञ करते हैं, उसी तरह से अगर आप देखते हैं तो उस समय भी हवन कुंड मिला हुआ है जिसे अग्निकुंड बताया गया है। सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से। और सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है कालीबंगा, और यूनानियों ने इसे क्या कहा है, सिंडन कहा है। ये बातें याद रखेंगे, यूनानियों ने इसे क्या कहा है, सिंडन कहा है। तो कपास की खेती के साक्ष्य कहां मिलते हैं, कालीबंगा से या सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसे यूनानियों ने सिंडन कहा है। यहाँ से मिट्टी के मोहरे और मृद भांड के भी साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा का पालतू पशु क्या था, कुत्ता था साथियों। कालीबंगा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों पर पशु बलि का प्रमाण मिलता है। तो याद रखिएगा, पशु बलि मतलब पशुओं को भी बलि दी जाती थी देवी देवताओं को खुश करने के लिए, और वो आपको कहां मिलता है साथियों, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो से इसका साक्ष्य मिलता है। चलिए अब हम इसी के साथ आगे बढ़ लेते हैं। कालीबंगा तथा लोथल और सुरकोटदा की बात करते हैं। सुरकोटदा की बात करते हैं तो सुरकोटदा की बात करते हैं तो यहां से सिंधु कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तो घोड़े के अस्थि पंजर की बात करते हैं, ये बातें भी याद रखेगा, यानी कि घोड़े के हड्डी की बात करते हैं तो वो उसके साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सिंधु कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जहां जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ है। यहां से समकोण दिशा में जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो आपको सबसे मेन बात याद रखना है, सिंधु घाटी कालीबंगा की बात करते हैं, यहां से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो कालीबंगा का मुख्य विशेषता याद रखिएगा, कालीबंगा की मुख्य विशेषता ये है, यहां से अगर आप देखते हैं तो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा और लोथल से भी मिला हुआ है। लोथल और रंगपुर से धान की खेती के साक्ष्य मिले हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग किया करते थे, तो शहद का प्रयोग करते थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और मनके बनाने के कारखाने मोहनजोदड़ो और लोथल से मिला हुआ है। तो मनके बनाने के कारखाने चनहुदड़ो और लोथल से मिला है साथियों, ये बातें याद रखिएगा, ठीक है, तो भूलिएगा नहीं। तो मनके बनाने के कारखाने कहां से मिले हैं, तो अगर आप देखते हैं तो चनहुदड़ो और लोथल से मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पिंगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य माना है या जुड़वा राजधानी बताया है। तो ध्यान रखेंगे, जुड़वा राजधानी किसे बताया गया है, तो अगर आप देखते हैं तो हड़प्पा और अगर आप देखेंगे तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानते थे, और जिसकी वजह से ये लोग मात्र देवी की उपासना अर्थात उपवास वगैरह पूजा वगैरह करते थे। कुबड़ वाला सांड सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पूजनीय पशु था। याद रखेगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पूजनीय पशु कौन सा था, कुबड़ वाला सांड। सिंधु सभ्यता का समाज कैसे था, मात्र सत्तात्मक था, अर्थात कह सकते हैं माता ही घर की मुखिया हुआ करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग प्रायः सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो सूती वस्त्रों और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा गया, टेराकोटा कहा गया है। तो आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा गया, टेराकोटा कहा गया है। और सिंधु सभ्यता में वेश्यावृत्ति और प्रदा प्रथा के भी प्रचलन था कहीं ना कहीं। शवों को जलाने और दफनाए जाने का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलता है। आजादी के बाद गुजरात में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह क्या था, लोथल, जो कि आपको मिलेगा गुजरात में। याद रखेंगे, सिंधु सभ्यता का एक तरह से बंदरगाह आपको कहां मिलेगा, गुजरात में मिलेगा, ठीक है, और जो कि लोथल है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का अभिप्राय है सिंधु सभ्यता से ही माना गया है। सिंधु सभ्यता की लिपि सर्वाधिक प्रचलित पशु मछली की बात करते हैं, पशु चिन्ह मछली का है साथियों। सिंधु सभ्यता की लिपि में सबसे ज्यादा प्रचलित पशु जो है उसका चिन्ह किसका है, मछली की बात करते हैं, तो मछली का ज्यादा एक तरह चिन्ह देखने मिला। सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण बताया जाता है बाढ़ आई थी या आर्यों का आक्रमण हुआ था। आर्यल्टी ये सब छोड़ दीजिए, या जलवायु परिवर्तन भी याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का कारण रहा बाढ़ या जलवायु परिवर्तन या आर्यों का एक तरह से आक्रमण हुआ था साथियों, ये बातें याद रखेंगे। ऐसे में अगर आप देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता को मैंने बहुत अच्छे से कवर कर दिया। अब आपकी एशियन हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। इसकी एक विविध की वीडियो आएगी साथियों, जिसमें कुछ किताबें होंगी, कुछ महत्वपूर्ण चीजें होंगी, वो विविध वाली एक वीडियो और आ जाएगी। फिर अगर आप देखेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में एशियन हिस्ट्री से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इसके बाद मीडियल हिस्ट्री क्या आएगी, मीडियल हिस्ट्री की मात्र 4 क्लास होगी, 4 क्लास से भी कम होगी, मान के चलिए 3-4 क्लास होगी, ये मान के चलिए, ठीक है, तीन ही मान के चलिए, थोड़ा से 1-2 मिनट आगे बढ़ाकर कर दूंगा तो कंप्लीट हो जाएगी 3 क्लास में। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, कम से कम इसकी 4 या 5 वीडियो आएगी, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की। तो साथियों जैसा कि बात करते हैं, मात्र 2-3 दिनों में आप देखेंगे तो आपका सिलेबस आपके हाथ में हो जाएगा। अब देखो, अगर आप देखें तो मैंने आपको पढ़ा दिया है
अगर आप देखते हैं, एक मिनट, थोड़ी सी है, चलो कोई नहीं। अगर आप देखते हैं तो मैंने आपको पढ़ा दिया है किसके बारे में, मैंने आपको क्वालिटी बिल्कुल अच्छे से पढ़ा दिया। उसकी एक वीडियो बची है, वो मैं कल ले लूंगा, और उसके बाद एक तरह से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं है। क्वालिटी कंप्लीट कर दिया, हिस्ट्री कंप्लीट कर दूंगा 2 दिन में, फिर ज्योग्राफी 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, एक दिन में इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगी, फिर साइंस, फिर थोड़ा सी इधर उधर की चीजें, और लास्ट में करंट अफेयर्स की क्लास आप तक पहुंच जाएंगी। आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए, बस आप हमारी क्लास को देख लीजिए, निश्चित तौर पर आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपका सिलेक्शन भी बिल्कुल आराम से हो जाएगा। आज के लिए आप लोग हमें दीजिए इजाजत, और अगर यहाँ सेशन बढ़िया लग रहा हो तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।